अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। जब से गाज़ा इसराइल की वॉर शुरू हुई है तो मीडिया में, सोशल मीडिया में, स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर सोशल मीडिया है उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ उठाई जा रही है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया, ये क्यों नहीं अपना जो ऑयल है उसको एज अ वेपन इस्तेमाल करते हैं इसराइल के ख़िलाफ़, और वो फौरी तौर पे क्यों नहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ को जितनी भी वो ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करते हैं बेचते हैं, और इसराइल को भी जो गैस और ऑयल जो वो बेचते हैं उसको फौरी तौर पे अगर उसकी तरसील वो बंद कर दें तो शायद 1 या 2 दिनों में ही इसराइल और उनके जो बैकर्स हैं उनको घुटने टेकने पे वो मजबूर हो जाएं। तो क्या पोजीशन है अरब कंट्रीज़ की, और क्या कितने ही वो विलिंग है इस तरह से इसराइल और वेस्टर्न एलाइज़ को नीचा दिखाने के लिए। इस चीज़ का ज़रा हम थोड़ा-सा एक अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले लें, अगर ऑयल की मार्केट को या ऑयल की जो हिस्ट्री है उसका अगर हम एक ओवरव्यू ले लें, तो फिर शायद हम इस पोज़ीशन पे हो आ जाएँ कि हम बेहतर तरीके से समझ सकें कि जो ऑयल प्रोड्यूसर अरब कंट्रीज़ हैं उनकी क्या सिचुएशन है। अभी ये जो मीना का रीजन है जिसका मैप मैं आपको दिखा रही हूँ, मोरक्को से लेकर अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अफ्रीकन, और ये जो है मिडल ईस्ट है, और इन दोनों को मिला करके इसको मीना रीजन कहा जाता है। तो बहरहाल ये जो मीना रीजन है इसके अंदर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, जिनमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, इधर से बहरीन, कुवैत, कतर, और यहाँ से आप देखें इजिप्ट, सॉरी इजिप्ट नहीं, लीबिया और अल्जीरिया, ये सब ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस भी करते हैं और नेट एक्सपोर्ट इनकी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इतनी खपत उनके अंदर नहीं होती जितनी कि वो बेच सकते हैं। एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन इनकी वो बहुत ज़्यादा है। तो बिकॉज़ अगर यही कंट्रीज़ अगर मिल जाएँ और एक ग्रुप बना लें तो वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकते हैं वो ऑयल मार्केट के ऊपर, और डेफ़िनेटली आपको पता ही होगा कि इन्होंने ओपेक के नाम से एक ग्रुपिंग बना रखी है। तो थोड़ा-सा मैं आपको 1-2 न्यूज़ भी पहले शेयर करती हूँ और फिर थोड़ी-सी हिस्ट्री में हम जाएँगे कि सबसे पहले तो ये आप देखें कि ऑयल प्राइसेस स्पाइक as Saudi Arabia, Russia extend 1.3 million barrels a day oil cut through December। ये अब लास्ट मंथ की ही न्यूज़ है। इनफैक्ट ये न्यूज़ जो है वो अक्टूबर 7 से पहले की है, यानी गाज़ा इज़राइल वॉर की शुरू होने से पहले सऊदी और रशिया ने मिल करके 1.3 मिलियन बैरल एक दिन में हर रोज़, यानी ऑयल कट का पहले ही ऐलान कर दिया था। दैट मीन्स कि वो दोनों जो बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया के, एक्सपोर्टर्स हैं दुनिया के, उन्होंने पहले ही एक तरह से यूएस और वेस्टर्न ममालिक के खिलाफ एक जंग शुरू कर रखी थी, बिकॉज अगर वो इतना मिलियन बैरल 1 मिलियन बैरल हर रोज ऑयल कम पैदा करेंगे, कम निकालेंगे, तो मार्केट में ऑयल की कमी हो जाएगी, और मार्केट में ऑयल की कमी होने के बाद फौरी तौर पे जो है ऑयल की प्राइस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने ये सितंबर में ऐलान किया तो $90 के ऊपर एकदम से ये ऑयल की प्राइस चली गई, और उस वक्त भी लाइक, और उससे पहले भी जो जो बाइडन बाइडन जब से आया है उसने कई दफ़ा सऊदी अरब को और वार्न किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि सऊदी अरब उनके एलाइज हैं, तो किसी हद तक तो उन्होंने सऊदी अरब को वार्न कर रखा था कि अगर तुम लोगों ने रशिया के साथ मिल करके ऑयल की कटिंग की, ऑयल की प्रोडक्शन की में कमी की, तो फिर हमारी तरफ से बहुत तुम्हें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। यानी कि एक एक बैटल इनकी सऊदी और यूएस और वेस्टर्न ममालिक के बीच में शुरू हो रखी थी इससे पहले ही। और एक और न्यूज़ देखते हैं, नवंबर 18 यानी बिल्कुल रीसेंट, कि ऑयल प्राइसेस सर्ज आफ्टर फॉलिंग बिलो की थ्रेशोल्ड एज रिपोर्ट से सऊदी अरेबिया प्लान्स टू एक्सटेंड प्रोडक्शन कट्स इनटू 2024। यानी सऊदी अरब ने ये प्लानिंग अपनी यानी इसकी हिंट दे चुका है कि वो जो अपनी ऑयल प्रोडक्शन के अंदर जो कट है, जो कि 1.3 मिलियन बैरल पहले से ही वो कम पैदा कर रहा है, तो वो इस कट को मज़ीद
2024 में भी लेकर के चला जाएगा, यानी कि आगे तक, अगले साल के अंदर तक वो ये प्रोडक्शन कम ही रखेगा। और आप ये सोचें कि एक जो ग्लोबल फाइनेंस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर पहले ही दुनिया चल रही है, यूएस को ले लें, वेस्टर्न इकोनॉमीज को ले लें, सब ही जो है वो क्राइसिस का शिकार हैं। चाइना की अगर आप इकोनॉमिक को ले लें तो वो भी इस वक्त एक तरह से क्राइसिस का शिकार है। तो ऐसे मौके पे जबकि पहले ही ग्लोबल जो इकोनॉमी है वो नीचे को जा रही है और इंडस्ट्रीज जो है वो रुकी हुई हैं, स्लो डाउन का शिकार हैं, उस वक्त अगर आप ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा दोगे तो दैट मीन्स कि आप बिल्कुल ही इकोनॉमी का जो है ना बेड़ा गर्क करने वाली बात कर रहे हो कि बिल्कुल ही बैठ जाएगी इकोनॉमी। बिकॉज स्लो ग्रोथ के अंदर तो वो ज़्यादा पेमेंट कर ही नहीं सकते, वो महंगा ऑयल खरीद ही नहीं सकते, और वो पहले ही नहीं खरीद पा रहे थे कि आपने उसको मजीद महंगा कर दिया। सो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि आया सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है, और आया इससे उसका मकसद क्या वाकई यूएस और उनके जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनको मजीद एक धक्का देना है, ये समझते हुए कि वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो अपने क्राइसिस में से नहीं निकल पाएंगे। जबकि ऑन दी अदर हैंड और ऑन दी अदर साइड रशिया और चाइना, जो कि इस वक्त जिनकी तरफ इनका सऊदी अरब का ज़्यादा टिल्ट है, ये लोग शायद इस यानी एक क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को शायद बर्दाश्त कर लें और इसमें से एक विक्टर्स बन करके निकल आ सकें। सो ये चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो चल रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्ट्री की तरफ लेकर जाना चाह रही हूँ कि ऑयल की, अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा सा समझ लें कि ऑयल जो है वो इस सूरत में जिस तरह के अभी यूज़ हो रहा है, इसकी जो डिस्कवरी है वो पहले यूएस के अंदर 1859 में एक जगह पे उनके एक स्टेट के अंदर हुई, फिर 1901 में उनके एक और स्टेट में ऑयल की डिस्कवरी हुई, और इस डिस्कवरी के बाद जो है यूएस ने जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी कि किस तरह से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है, किस तरह से उसको लोकेट करना है, किस तरह से फाइंड करना है, किस तरह से उसको रिफाइन करना है। यानी उसकी एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग का जो एक टेक्निकल और साइंटिफिक प्रोसीजर था, उसके ऊपर यूएस की काफ़ी ज़्यादा ग्रिप थी। जबकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो तो आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर टूट गया, फिर उसके बाद सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इनकी लाइक कॉलोनीज़ बनी हुई थी, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ आते-आते और उसके बाद ही जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जितने भी कॉलोनीज़ थी पूरी दुनिया में, उनको एक-एक करके उन्होंने बड़ी स्ट्रगल्स करके, लड़ाइयाँ करके, जंगें करके अपनी आज़ादियाँ हासिल की। तो ये लोग तो इस पोजीशन में ही नहीं थे कि ये कोई साइंटिफिक मतलब कोई वेंचर करते, कोई अपने आप को साइंटिफिकली साउंड करते, कोई रिसर्च की डिपार्टमेंट्स बनाते या कुछ, इस चीज़ में ये लोग बहुत पीछे थे। और लेकिन जो ऑयल जब से ये डिस्कवर हुआ तो इसकी जो वैल्यू है और इसकी ज़रूरत और इसकी डिमांड जो है वो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ती गई। बिकॉज़ जितनी भी नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी और व्हीकल्स नए-नए बन रहे थे, जहाज़ बन रहे थे, और रेलवेज़ वगैरह सब के अंदर जो ऑयल है वो एक बेहतर, मोर एफिशिएंट और क्लीनर, अगर आप उसको कंपेयर करें कोल से या केरोसिन ऑयल से, उसके मुकाबले में ये एक बहुत चीपर और एक बहुत क्लीनर और इजी टू मूव, इजी टू यूज जो है वो कमोडिटी बन गया था, और इसकी खपत और इसकी डिमांड जो है वो रोज बरोज बढ़ रही थी। तो इसी असना में 1938 में फर्स्ट टाइम जो है सऊदी अरब के अंदर ऑयल डिस्कवर हुआ, और उस वक्त सऊदी अरब में ये जो डिस्कवरी हुई है, उसके बाद एक-एक करके तमाम जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनमें जो है ऑयल डिस्कवर होना शुरू हो गया। और लेकिन प्रॉब्लम ये था कि डिस्कवर तो ये हो रहा था, और डिस्कवरी भी कौन कर रहे थे, ये यूएस की ही और उनकी ही जो सेवन सिस्टर्स के नाम से ये कंपनीज़ थी, जो कि ज़्यादातर यूएस की जो रॉकफेलर जो ऑयल कंपनी थी, उसी की जो यानी कि नीचे बनी हुई डिफरेंट कंपनीज थी, जो कि जिसमें ब्रिटिश की भी ऑयल कंपनीज शामिल थी और जिसमें नीदरलैंड की भी ऑयल कंपनी शामिल थी, और ये सब तमाम मिला के जो सेवन सिस्टर्स कहलाती थी। और यही जो सेवन सिस्टर्स थी ये
मिडल ईस्ट में जो है वो जाके एज ऑयल प्राइवेट ऑयल कंपनीज वो जाती थी और वहाँ पे ऑयल को ढूंढती थी, डिस्कवर करती थी और उसके बाद उन मुल्कों से कहती थी कि हम आपके लिए रिफाइन भी करेंगे, एक्सट्रैक्शन भी करेंगे, हम ड्रिलिंग मशीन इक्विपमेंट सारा लेकर आएंगे और ये सारा कुछ करेंगे और ऑयल जो निकलेगा उसमें हमारा शेयर जो है वो 50% या 60% या 70% इस तरह से उसकी प्रॉफिट्स में शेयर होगा। इस तरह से करके वो उन्होंने, बिकॉज उनके पास एक्सपर्टीज थी, उनके पास ये सारी टेक्निकल नो हाउ थी और वो सारी इक्विपमेंट्स बनाने की सलाहियत थी। सो इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया इन सब मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर ऑयल की प्रोडक्शन के ऊपर और इसकी वजह से ये हुआ कि जो यूएस जो है वो क्योंकि एज अ हेड था इन सेवन सिस्टर्स कंपनी जो है वो सब यूएस के अंडर काम करती थी, तो लिहाजा इन्होंने इनकी इतनी गिरफ्त ज़्यादा हो गई क्योंकि आपको पता है ऑयल की जब प्रोडक्शन मास लेवल पर शुरू हो गई और तमाम चीज़ों के अंदर ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ की ट्रांसपोर्ट में और हर इंडस्ट्री के अंदर जब ऑयल एज अ फ्यूल और एनर्जी यूज़ होना शुरू हो गया, तो आप ये समझें कि जिस तरह एक इंसान के जिस्म में खून गर्दिश करता है और वो खून की कितनी अहमियत होती है, उसी तरह से ऑयल जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर एक कमोडिटी है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसके एक दिन की या एक मिनट के भी रुक जाने से वो पूरी जो इकोनॉमी है ग्लोबल जो है वो जेपटी का शिकार हो सकती है। सो बिकॉज द यूएस वाज कंट्रोलिंग दिस होल ऑयल बिजनेस, तो ऑयल की प्राइसेस को डिटरमिन करना और सेट करना और फिर कितनी प्रोडक्शन होगी, कितना निकलेगा, कितना कौन यूज करेगा, ये सब का सब यूएस जो है वो लाइक डिसाइड करता था और इन मुल्कों के ऊपर बहुत जोर भी था बिकॉज मिलिट्री माइट भी इनकी बहुत थी, इनकी आर्मी के बेसिस भी हर जगह खड़े होते थे, ये वर्ल्ड वॉर में भी इन सारे ममालिक को पहले शिकस्त दे चुके थे। ये तमाम जो ममालिक है ये मिलिट्री के डिफेंस के लिहाज से बहुत वीक थे, इनके पास आर्मीज नहीं थी, इनके पास कुछ ट्रेनिंग नहीं थी, इनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी इस तरह के मॉडर्न वॉरफेयर के साथ मुकाबला करने के लिए। सो ये दबके रहते थे ये तमाम मुल्क और इनको वही करना पड़ता था जिस तरह से यूएस कहता था। अब ये लोग अपने आप समझ लो कि घमंड में इतने बढ़ गए कि जब ईरान में जो है मुसद्दिक की हुकूमत आई और उसने अपने फर्स्ट टाइम ये हिम्मत की कि उसने ईरान के ऑयल को जो है वो नेशनलाइज करने की बात की और ऐलान कर दिया, तो उस वक्त यूएस और ब्रिटिश ऑयल कंपनी उस वक्त ईरान के ऑयल को कंट्रोल करती थी। उस वक्त उनको बहुत सा शदीद गुस्सा आया और ये मैं आपको बता रही हूँ 1953 में उन्होंने यूएस ने एक कूक अरेंज किया जिसमें उन्होंने ईरान की मिलिट्री के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और ये कू करवा के और कंसोर्शियम ऑफ ईरान यानी सेवन सिस्टर्स की एक और नाम आप समझ लें कि कंसोर्शियम ऑफ ईरान के नाम से उन्होंने ये एक ग्रुप बनाया और इसको बोला कि आप जाओ, अब मुसद्दक निकल गया और अब हमने शाह रजा पहलवी को हम वहां पे एंथ्रोन हमने कर दिया है और जाकर उसके साथ आप दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करो कि ये कंसोर्शियम ऑफ ईरान जो है आप ईरान के जो ऑयल है उसको कंट्रोल करेगा। अच्छा, अब ये सब कुछ हो रहा था, सारे मुस्लिम कंट्रीज ये सब कुछ देख रहे थे, वो देख रहे थे कि किस तरह से बाय द वे मैंने आपको के लिए ये पिक्चर निकाली, ये मुसद्दिक हैं ईरान के प्रेसिडेंट जिनको ये आर्मी के ही पर्सनल और वकू का दिन और कू का जो ये एग्जैक्ट इवेंट है उसकी ये तस्वीर है जिसमें इनको पकड़ के उनके दफ्तर से बाहर ले जाया जा रहा है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी पोजीशन को छोड़ के यहाँ से निकल जाए। सो ये हरकतें हैं यूएस की और किस तरह से यानी आप ये समझ लो कि वॉर्स करके या कूच करके या मजीद हर तरह की साजिश करके वो अपनी मर्जी के हुक्मरानों को और बेशक वो डिक्टेटर्स हों, बेशक वो ह्यूमन राइट के अब्यूजर्स हों, वो उनको मतलब हुकूमत पे लाते हैं और वो उनकी हत्तुल इम्कान अभी तक उनकी ये आदत है कि वो अभी तक भी जहाँ उनका बस चलता है वो ऐसी हुकूमतों के तख्ते उलटते चले जाते हैं जहाँ पर उनके पसंदीदा लोग नहीं हैं और जहाँ पर भी उनका बस चलता है वो अपनी पसंद के लोगों को जो कि उनके पपेट्स बनकर वहाँ पे काम करेंगे उनको वहाँ पे लगाते हैं। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो क्या सब अरब कंट्रीज जो हैं वो खामोश बैठे तमाशाई बन के बैठे हुए थे? ऐसा नहीं था। 1960 में ही यानी इसके चंद सालों बाद ईरान, इराक
कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलाकर ओपेक की बुनियाद रखी और चंद ही सालों बाद इसके अंदर मजीद 8-10 कंट्रीज शामिल हो गए जो कि दुनिया के बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स थे और इन्होंने अपना पहला मुस्लिम डोमिनेटेड आप समझ लें कि कार्टेल बनाया जो कि यूएस के खिलाफ अब और उनके जो एलाइज हैं जो कि ऑक्यूपायर्स इनके प्री वॉर ऑक्यूपायर्स थे उनके खिलाफ अब ये अपने ऑयल को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो अब ये मैं आपको थोड़ा सा इससे आगे जाने से पहले मैं आपको ओपेक का बताती हूँ कि ओपेक जो है वो सऊदी अरब और ये कुवैत और इराक और ईरान और अल्जीरिया ये 5 लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले मिलकर ये इसको बनाया था। लेट मी चेक वंस मोर। कुवैत, हाँ कुवैत और वेनेजुएला, वेनेजुएला ये आप देख लें, ये 5 मुल्क थे, वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत और इराक, इन्होंने मिलकर ये बुनियाद रखी और आप ये देख रहे हो कि ईरान और लीबिया वो कंट्रीज हैं जिनका टिल्ट जो है वो कम्युनिस्ट कैंप की तरफ था, यूएस कैंप की तरफ नहीं था और इनको किस तरह से इन यूएस ने तबाह किए रखा और लीबिया को किस तरह से आखिर में आकर इन्होंने तबाह किया है अरब स्प्रिंग के बाद। और ये तमाम जो ममालिक हैं ये तमाम ये तमाशा आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से देख रहे हैं कि किस तरह से यूएस और उनके एलाइज जो हैं वो हमें एक-एक करके तबाह करते हैं। मगर ये कार्टेल बना हुआ है और इस कार्टेल के तहत जो है ये ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करते ही रहते हैं और इससे गाहे-बगाहे ये अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी मतलब वो सेफगार्ड करते हैं और अगर इनको ज़रूरत पड़े तो ये यूएस और उनके एलाइज को नुकसान भी पहुँचाते रहते हैं। और ये जो ओपेक के मेंबर्स हैं ये अगर मिलाकर आप देखो तो 2022 के अंदर ये तकरीबन 30 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस कर रहे थे और 2016 में इन्होंने रशिया के अंडर एक सेकेंड ओपेक बनाने की मंजूरी दी और ओपेक प्लस उसका नाम है और ओपेक प्लस के जो मेंबर्स हैं वो रशिया, मेक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन, साउथ सूडान, ब्रुनाई और सूडान, ये तमाम ममालिक हैं जो कि ओपेक प्लस के मेंबर हैं और जब से ये ओपेक प्लस बनी है क्योंकि ये सऊदी अरब की एमा पे ही बनी है, सऊदी अरब रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट और एक यानी अंडरस्टैंडिंग के तहत बनी है। तो उस तब से सऊदी और रशिया मिलकर सारी ऑयल मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं इन दोनों कार्टेल्स की मदद से। यानी ये दोनों कार्टेल्स का दो होने का मतलब ये है कि अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट गेम खेलना चाहें, एक कुछ कर रहा है दूसरा कुछ कर रहा है तो वो भी इनके लिए यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है अगर आपके पास दो ग्रुप्स हों। लेकिन उन दोनों ने ये साबित किया है कि वो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और एक दूसरे की पुष्टपनाही भी करते हैं। सो 1960 में ओपेक को तरतीब दे दिया गया, उसके चंद ही सालों में इसमें मजीद 13 ये सब ममालिक शामिल हो गए और 1973 में जब योम किपुर वॉर इसराइल ने की थी फ़लस्तीन के खिलाफ, उस वक्त सऊदी अरब के किंग फैसल ने फर्स्ट टाइम ऑयल शॉक यानी एक ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, इतना शदीद उन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन को ज़ीरो की तरफ लेकर आ गए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी ही क्या रुक गई बल्कि वेस्टर्न ममालिक में उस वक्त 300% ऑयल की कीमत बढ़ गई और उनके स्टेशंस खाली हो गए और मतलब ये एक बहुत बड़ा ऑयल शॉक दुनिया को पहुंचा और उस वक्त सबसे पहले इनको एहसास हुआ कि ओपेक जो बन गया और ये कार्टेल जो बन गया ये हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा वेपन है। तो और उसके चंद सालों बाद ही जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई और आते के साथ ही उन्होंने ख़मैनी ने इमाम ख़मैनी ने वहाँ यानी यूएस के ऑयल इंटरेस्ट को सबको वहाँ से निकाल दिया और अपने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। तो उसके फ़ौरन ही बाद ईरान इराक वॉर शुरू हो गई और क्योंकि ये दोनों मुल्क जो हैं ऑयल प्रोड्यूसर्स से बहुत बड़े और वॉर की वजह से क्योंकि इनकी प्रोडक्शन भी मतलब नहीं हो सकी, ये सेल भी नहीं कर सके, तो उस वक्त एक सेकेंड ऑयल शॉक दुनिया में आया जिसमें एकदम से ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो डबल हो गई थी। सो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये तमाम वाक़यात ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो और उसके अलावा भी जो ओपेक के और भी जो
साथी थे, मेंबर्स थे, वो ये महसूस करते रहे कि यूएस जो है वो अपनी फोर्स की वजह से और अपनी जो इंट्रीग्स की वजह से वो जो वो कू अटेम्प्ट्स करता है उसकी वजह से वो ना सिर्फ हमारी पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है बल्कि हमारे ऑयल को कंट्रोल करता है, हमारी सारी रिसोर्सेज को उसके नतीजे में कंट्रोल करने की पोजीशन पे आ जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन उनके लिए एक इशू ये था कि अगर वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स थे और एक्सपोर्टर्स थे, सेलर्स थे, तो जो सबसे बड़े बायर्स थे वो तो यूएस ही था। और यूएस और जो वेस्टर्न दूसरी इकोनॉमीज थी बड़ी बड़ी, जिनमें जर्मनी हो गया और ये आपका ब्रिटेन, फ्रांस और ये सब यूरोपियन यूनियन, ये सब इनके सबसे बड़े बायर्स थे। तो लिहाजा वो उनको टोटली नाखुश भी नहीं कर सकते थे, लिहाजा वो एक दरमियान के रास्ते पे चलते थे कि हम भी अपना पैसा कमाएं लेकिन हम इनके साथ भी बना करके रखें जो कि हमारे खरीदार हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट की तो ये रूल होता है। सो इस तरह से ये आहिस्ता-आहिस्ता ओपेक की कंट्रीज़ जो हैं वो अपने आप को मज़बूत से मज़बूत करते जा रहे थे और वो इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करते गए कि किस तरह से हम असेस करें मार्केट को, किस तरह से हम अपने टूल्स को इस्तेमाल करें, किस तरह से हम अपनी इस तरह की मोनोपोली बना सकें कि हम अगर चाहें ₹1 अपना बढ़ा के या ₹1 कम करके या प्रोडक्शन बढ़ा के या कम करके किस तरह से हम ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर जो है अपना जो है वो असर और रसूख इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चल रहा था कि 2011 में यूएस के अंदर शेल गैस की रेवोल्यूशन आ गई। शेल गैस एक फ्रैकिंग वाला जो सारा सिस्टम है जिससे वो अपनी बहुत सारे लैंड की के अंदर फ्रैकिंग करके वो उन्होंने गैस और ऑयल बनाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि अचानक यूएस के अंदर इतनी कैपेसिटी आ गई, इतनी प्रोडक्शन आ गई कि वो दुनिया के बड़े जो ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक ऑयल प्रोड्यूसर बन गया और वो खुद एक एक्सपोर्टर बन गया। अब जब यूएस जो है वो एक्सपोर्टर बन गया तो दैट मीन्स कि वो ओपेक के मुकाबले में एक एंटिटी बन गया कि मतलब प्राइस जो कंट्रोल है उसमें उसका अमल दखल और ज़्यादा बढ़ गया। यानी पहले तो वो एज़ अ बायर इम्पैक्ट डालता था लेकिन अब वो एज़ अ नेट सेलर भी उस इम्पैक्ट डालने की पोज़ीशन में आ गया। तो ऐसे होने के बाद क्या हुआ कि मतलब सऊदी अरब और इनके जो ओपेक के ये जो लोग हैं इनको ये लगा कि जो है हमें जो है मार्केट में शेयर अच्छा नहीं मिल रहा, क्योंकि जैसे भी हम मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं उसके ऑपोजिट यूएस जो है वो अपनी एंट्री मार के जो है वो हमारे प्रॉफिट्स को ख़राब कर देता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2016 में उन्होंने रशिया के साथ एक बात की और उन्होंने रशिया की जैसे कि ओपेक जो है वो उसकी सरबराही जो है एक डिफैक्टो तौर पे सऊदी अरब करता है, इस तरह से ओपेक प्लस उन्होंने एक और बनाया और उसकी सरबराही जो है वो डिफैक्टो रशिया के पास है, क्योंकि इन तमाम ममालिक के अंदर सबसे जो बिग प्रोड्यूसर है वो रशिया ही था। और आहिस्ता-आहिस्ता फिर इस ओपेक प्लस में भी मज़ीद जो है ये मेंबर्स आना शुरू हो गए। सो अब इस वक़्त ये पोज़ीशन है कि दोनों मिलाकर के दुनिया की जो है ऑलमोस्ट 50% जो है ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो ये लोग करते हैं। और क्यों इतना बड़ा, जब उनके पास वो यानी आप समझ लो कि कार्ड है, यानी 50% ऑफ द ऑयल मार्केट अगर वो कंट्रोल कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। सो अब आप ये दोबारा से अगर हम उसी बात के ऊपर आए कि क्या अरब कंट्रीज चाहती हैं या वो इस बात के लिए रेडी हैं कि वो यूएस और इसराइल के खिलाफ अपने ऑयल को एज अ वेपन इस्तेमाल करें। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये काम वो आज से नहीं बल्कि शुरू दिन से ही कर रहे हैं, बिकॉज वो उन ममालिक में से हैं, ये तमाम ममालिक जो कि पहले दिन से ही इसराइल से तंग है, पहले दिन से ही उन्हें पता है कि हम हमें इन लोगों ने कॉलोनाइज किया था और अब वो हमारे रिसोर्सेज को काबू करना चाहते हैं। तो इससे पहले ही वो ये पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर वो चल ही रहे थे। अब थोड़ा-सा और आपको ये पिक्चर क्लियर होगी अगर हम ये देखें कि दुनिया में जो हैं ऑयल एक्सपोर्टर्स जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े कौन से हैं। अब आप देख लें कि ये जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनकी लिस्ट अगर हम 20 तक भी नीचे चले जाएं तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि ये ओपेक के जो मेंबर्स हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ईरान, लीबिया, अंगोला, ये 5 हो गए। उसके बाद नाइजीरिया, कुवैत,
यूएई 8, 9, 10, ये तो हो गए 20 में से 10 तो हो गए ओपेक के मेंबर्स। उसके बाद आपको ये दिख रहा है रशिया हो गया, और उसके बाद ये नाइजीरिया हो गया, और उसके बाद कजाकिस्तान हो गया, मेक्सिको हो गया, और ओमान, अजरबैजान हो गया, और कतर हो गया। ये सब के सब जो मेंबर्स हैं, ये किसके मेंबर्स हैं? ओपेक प्लस के मेंबर्स हैं। सो ये आप देखें, ये सब ऑलमोस्ट ये वो सारे नाम जो हैं ये ओपेक प्लस के नंबर से। दैट मीन्स कि अभी भी इन्होंने ये किया कि टॉप के जो 20-25 मेंबर्स हैं, उनमें ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो ओपेक के हैं या फिर ओपेक प्लस कंट्रीज के। दैट मीन्स कि अभी भी उन्होंने अपना कार्टेल को डबल कर दिया है, और अपने दो कार्टेल ग्रुप्स बना लिए हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने, जो कि सब के सब नॉन ओपेक कंट्रीज के खिलाफ ऑयल को की प्राइसिंग को दुनिया में और प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। और नॉन ओपेक कंट्रीज कौन है? वो यूएस है, कनाडा है, और इनके जो तमाम एलाइज हैं, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है, ये सब नॉन ओपेक कंट्रीज है। सो आप ये देख रहे हो कि मार्केट जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट की जो मार्केट है, वो सब की सब इस वक्त ओपेक और ओपेक प्लस के हाथ में है। और इसी तरह अगर हम एक और लिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग देखें कि इंपोर्ट कौन से कंट्रीज करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि खरीदने वाले कौन से मुल्क हैं। तो यूरोपियन यूनियन तो सेट ऑफ 20-23 कंट्रीज है, और अगर इनको इकट्ठे ही ले लो तो वो सबसे बड़े बायस बन जाते हैं। लेकिन अगर इन तमाम कंट्रीज को अलग अलग करके देखो तो काफी कम है जो कि ब्रिटेन खरीद रहा है, या फ्रांस, या जर्मनी, या दीगर जो स्पेन हो गया, ये सब लोग अलग अलग से अगर आप देखो तो ये छोटे इंपोर्टर्स बन जाते हैं। सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो चाइना है, उसके बाद यूएस तो है ही, उसके बाद इंडिया सबसे बड़े इंपोर्टर्स में शामिल होता है। बिकॉज आपको पता है कि इन दोनों मुल्कों की, चाइना और इंडिया की 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है ईच। तो डेफिनेटली इनके अंदर खपत ज्यादा है, इनके अंदर जरूरत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, और इनकी खरीद भी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से अगर आप ये देखो कि साउथ कोरिया और आप जापान को देख लो, ये है तो दोनों यूएस के एलाइज, लेकिन ये दोनों ईस्ट यानी कि एशियन एशियन कंट्रीज है। इस तरह से आप बायर्स को अगर देख लो तो फिलीपींस भी एक एशियन कंट्रीज है, और उसके बाद अगर आप देख लो कि थाईलैंड, ताइवान, और मजीद इस तरह के एशियन कंट्रीज जो टॉप खरीदार हैं उनके अंदर काफी ज्यादा हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो बायर्स की मार्केट, ग्लोबल जो बाइंग मार्केट है ऑयल की, वो वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ जा रही है। यानी कि चाइना और इंडिया की ही जो दो मार्केट्स हैं, वो ही इतनी ज्यादा बाइंग उनके अंदर कैपेसिटी है कि पूरा आप ये समझ लो कि अगर हम पहले ये समझते थे कि सऊदी अरब जो है यूएस के साथ कंप्लाई करता है क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा बायर है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसका सबसे बड़ा बायर चाइना होगा, या इंडिया होगा, या इस तरह से दीगर और एशियन कंट्रीज होंगे। सो अब वो वाली सिचुएशन भी नहीं रही कि ओपेक ये सोचे कि अगर हम जो है यूएस और उनके एलाइज को ऑयल नहीं बेच सके तो फिर हमारा हमारा ऑयल कौन खरीदेगा, क्योंकि इनको अब बहुत सारे डिफरेंट और खरीदार मिल रहे हैं, मिल चुके हैं। So this is the a short overview of this oil politics, this oil market, और like एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो ऑयल ओपेक के कंट्रीज हैं, ये सब के सब जो ऑयल की ड्रिलिंग करते हैं वो जमीन के अंदर से डीप ड्रिलिंग करते हैं, और वर्टिकल ड्रिलिंग के थ्रू ये अपना ऑयल निकालते हैं। लेकिन जो यूएस का ऑयल है वो ज्यादा बनता है फ्रैकिंग के जरिए, हाइड्रोलिक फ्रैकिंग, जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है जिसमें लैंड भी ज्यादा इस्तेमाल होता है और जिसमें पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उसमें ये भी एक इशू है कि वो बहुत ज्यादा देर चलने वाली भी चीज नहीं है। यानी अगर आप इस चार्ट को देखो, 2020 से लेकर 2050 तक की इन्होंने एक जिसको कहते हैं फोरकास्ट
फोरकास्ट निकाला हुआ है कि जो ओपेक के जो कंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्शन जो है 2050 तक मजीद 21 से 25, 28, 29, 30, 35 तक जाएगी, यानी एवरी ईयर है, एवरी 10 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स उनकी प्रोडक्शन कम नहीं होगी बल्कि वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जिनमें सरे फहरिस्त जो है वो यूएस है, वो उसकी क्योंकि हाइड्रोलिक फ्रैकिंग से ऑयल निकलता है, तो अभी अगर उसके पास 11 मिलियन बैरल पर डे है तो वो पीक पे जाएगा 13 पे कुछ साल रहेगा, लेकिन उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और देखिए 13.2, उसके बाद 12.9 और करते करते ये बहुत नीचे की तरफ चला जाएगा। दैट मीन्स के इन द लॉन्ग टर्म, इन द फ्यूचर यूएस या दूसरे ममालिक जो कि फ्रैकिंग से ऑयल निकाल रहे हैं उनकी जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बल्कि उनके मुकाबले में ओपेक की और जो वर्टिकल ड्रिलिंग करने वाले कंट्रीज हैं जो कि ओपेक और ओपेक प्लस के अंदर हैं, उनकी प्रोडक्शन उतनी ही रहेगी, बढ़ती ही चली जाएगी और उनके पास ऑयल की कमी उस तरह से नहीं आएगी। 2050 तक तो एटलीस्ट ऐसे ही होगा। सो दिस इज द थिंग, जस्ट आई वांटेड टू शो यू कि जो ये ओपेक और ओपेक प्लस की कंट्रीज हैं इनकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, और अगर ये अपने पर डे के ऑयल को कट कर देते हैं तो उसी से वो ग्लोबल इकोनॉमी को डिक्टेट कर सकते हैं और उसी से वो अपने तमाम स्ट्रेटेजिक जो उनके एम्बिशंस हैं वो हासिल कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ कि यूक्रेन की वॉर जब छिड़ गई और यूएस ने अपने तमाम एलाई से डिमांड की कि वो यूएस रशिया के साथ लाइक बाइकआउट करें, हर तरीका से सैंक्शंस भी लगा दें रशिया के ऊपर। उस वक्त सऊदी अरब ने ऐलान किया इस बात का कि हम रशिया के साथ कंप्लायंस करेंगे, हम जो है ओपेक प्लस के साथ, ओपेक जो है वो ओपेक प्लस के साथ मिल करके कंसल्टेशन के साथ के अंदर रहते हुए ऑयल की प्राइसेस डिटरमिन करेगा, और उन्होंने इस बात का खुला ऐलान कर दिया कि हम यूएस की मर्जी से ऑयल प्राइसिंग नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पार्टनर इस वक्त रशिया है जो कि ओपेक प्लस का हेड है और हम उसके मुताबिक ये करेंगे। और आप ये देखेंगे भी न्यूज़ में, आपने अगर फॉलो किया तो गाहे बगाहे यही पता चलता है कि एमबीएस की मुलाकात भी हुई है रशियन काउंटर पार्ट से और उन्होंने मिलकर ऑयल कट्स का ऐलान किया है या ऑयल की प्राइसिंग का ऐलान किया है, और अपने एक दूसरे के सियासी मामलात के तहफ़्फ़ुज़ को सामने रखते हुए एक दूसरे को को बेनिफिट पहुंचाते हुए उन्होंने ये फैसले किए। दिस मीन्स कि अगर आप सिर्फ ऑयल मार्केट को ही देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि सऊदी अरब का असल एलाय इस वक्त कौन है और वो किसको बचा रहा है और वो किसको डिफेंड कर रहा है और किस तरह से वो पैलेस्टाइन के जो एनिमीज हैं उनको वो एवरीडे जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे चल के देखते हैं और इसको मजीद भी इस मार्केट को हम इसके पर नज़र रखेंगे, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट। कोई भी इवन जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि जी हम फुली तौर पे नहीं समझ सकते, हम फुली तौर पे एनालाइज भी नहीं कर सकते और हम फुली तौर पे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि कल को इस मार्केट में क्या होगा। लेकिन जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो इनके इकदामात हैं, वो तो इसी रुख पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया। Thank you.